लास्ट वीडियो में हमने साइनोसोडियल स्टेडी स्टेट एनालिसिस पढ़ा था, तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो साइनोसोडियल में हमने क्या देखा था कि अगर सप्लाई जो है वो साइनोसोडियल है, ठीक है, तो हमने सारे कॉम्बिनेशन देखे थे कि पैरेलल में आरएलसी है, सीरीज में आरएलसी है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, वही है सब। तो अब ये सर्किट कैसा है, पैरेलल आरएलसी, ठीक है। तो पैरेलल आरएलसी है, तो उसमें जो हमें ओवरऑल करंट ये हमें निकालनी, वो क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस ऑफ आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आई एल माइनस आई सी लें या फिर आई सी माइनस आई एल लें, ठीक है, लेकिन उसका स्क्वायर होगा तो वैसे भी वो पॉजिटिव भी हो जाना है, ठीक है। तो क्या लेंगे, आई टोटल जो आएगी, हमने अभी जो पहले इसमें पढ़ा था वो उसी पे बेस्ड है। तो आई क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस ऑफ आई एल माइनस आई सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। तो अब हमें आई सी फाइंड करनी पहले, तो हम आई सी फाइंड कर लेंगे इधर इन दोनों पैरेलल ब्रांचेस को देख के। तो हमने पैरेलल आरसी भी पढ़ा था, उसमें क्या करते थे, इधर जो करंट होती थी वो क्या होती थी, अंडर रूट ऑफ आई आर स्क्वायर प्लस आई सी स्क्वायर। तो हमने ये करंट फाइंड की, ये दी है, आई सी हम इससे फाइंड कर लेंगे और इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो आई की वैल्यू आ जाएगी, आई सी की वैल्यू है 12 एम्पेयर और आई की वैल्यू है 13 एम्पेयर, ठीक है। तो इतना कुछ है नहीं, बस यही है। और अब हम बात करते हैं कि जब भी हम एसी की बात करेंगे तो उसमें अलग अलग फॉर्म्स में लिखते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो ये क्या हुआ, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई बाई से। तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। इसको अगर हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, आर एट एन एंगल ऑफ थीटा। आर क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका, जो कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ रियल टर्म का स्क्वायर प्लस ऑफ इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। और जो थीटा होगा वो tan इनवर्स बाय अपॉन एक्स होगा, tan इनवर्स इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म, ठीक। तो ये हो जाएगा पोलर फॉर्म में। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल फॉर्म की बात करते हैं तो वो होता है आर ई पावर जे थीटा। तो आर तो सेम मैग्नीट्यूड ही है इसका, तो ऐसे ही निकालते हैं, और थीटा हमने इधर से निकाला, ऐसे लिखते हैं, ओके। इसको 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं Z1 की, तो इसमें क्या एक्स वन प्लस जे आई बाय वन है, और Z2 जो है x2 प्लस जे बाई टू है। इसको हमने ना पोलर फॉर्म में लिखा, तो R1 एंगल थीटा वन आएगा, R2 एंगल थीटा टू आएगा। अब जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो कैसे आ जाएगा, रियल टर्म ऐड हो जाएंगे, प्लस में जे और क्या होंगे, इमेजनरी टर्म ऐड हो जाएंगे। और ऐसे ही सेम सब्सट्रैक्शन के लिए करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब देखो, एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, जो होती है मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखने से बेटर जो है पोलर फॉर्म में लिखेंगे, वो ज़्यादा इजी जाएगा। तो जब हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो फेस हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अगर डिवीज़न की बात कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड तो सेम डिवाइड हो जाएंगे, जैसे Z1 अपॉन Z2 तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा R1 अपॉन R2, लेकिन जो फेस है वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। थीटा वन R1 का है, थीटा टू जो है R2 का, तो थीटा वन माइनस थीटा टू हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रेसिप्रोकल की, तो जैसे कि 1/z किया, ठीक है, तो 1/z किया तो इसका मतलब क्या है, 1/r एंगल थीटा, एक प्लस थीटा नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक। और अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो मैग्नीट्यूड में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, पावर ऑफ 1/2। तो जो मैग्नीट्यूड है उस पर तो पावर 1/2 की आएगी, मतलब स्क्वायर रूट ही आएगा, लेकिन जो फेस है वो क्या हो जाएगा, उसी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि जेड पावर थी 1/2, तो थीटा क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो गया, ओके। तो इसको स्टैंडर्ड ऐसे बोल सकते हैं कि जेड पावर एन है तो मैग्नीट्यूड पे वही पावर आ जाएगी, आर पावर एन आ जाएगा, और एंगल जो है वो एन थीटा हो जाएगा, ठीक, ओके। बाकी इसमें हाँ, अगर कॉन्जुगेट की बात करें, कॉन्जुगेट में क्या होता है कि जो इमेजिनरी टर्म है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो x प्लस जे बाय हमने लिया था तो x माइनस जे बाय हो जाएगा, ठीक। तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, आर एंगल ऑफ माइनस थीटा, ठीक है। क्यों आया, क्योंकि थीटा होता क्या है, tan इनवर्स बाय अपॉन एक्स, इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म, तो इमेजिनरी टर्म जो है ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक। तो ऐसे आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि इन्होंने पूछा है कि फाइंड करो ये वी एल, ये क्वेश्चन बना के दिया है
और पूछा है फाइंड करो वी एल। तो देखो मैंने आपको जब साइनोसोडियल स्टडी स्टार्ट कराया था तो उसमें बताया था कि जब ऐसे वेवफॉर्म बनाते हैं तो ये जो होती है वो पीक वैल्यू होती है, लेकिन दोनों की पीक से लेते हैं, अपर पीक टू लोअर पीक जो लेते हैं वो पीक टू पीक वैल्यू होती है। तो इसमें ये 20 वोल्ट इन्होंने बुलाया, पीपी मतलब पीक टू पीक वैल्यू दी है, मतलब जो साइनोसोडियल वेव होगी उसकी पीक वैल्यू 10 होगी, ठीक। तो ये बना दी। अब ये पीक वैल्यू ऑलरेडी बोलना है, लेकिन जब भी हम एसी की बात करेंगे यानी कि साइनोसोडियल सप्लाई की बात करेंगे तो आरएमएस लेंगे, ठीक है। तो आरएमएस क्या होगा, मैंने कल बताया था कि आरएमएस जो होता है पीक बाय √2 होता है, तो उसमें पीक 10 है और √2 से डिवाइड करेंगे तो आरएमएस निकल आएगा, ठीक है। तो भी आरएमएस क्या है 10/√2। अब हमें निकालना क्या है, मेल निकालना है। तो हमने सीरीज वाले कॉम्बिनेशन पढ़े थे और पैरेलल वाले तो सेम ही है। उसमें हम करते क्या थे, इस बी का स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। तो वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर, बस ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वी एल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो जो कंसेप्ट है वो रिवाइज करोगे तो वो आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक। ये क्वेश्चन है नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में ये है कि उन्होंने पूछा है इन द ब्लो गिवन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क फाइंड द पावर फैक्टर ऑफ द लोड एंड द पावर डिसिपेशन इन द लोड व्हेन द लोड रजिस्टर इज 5 ओम, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला कि पावर फैक्टर बताओ और पावर डिसिपेशन बताना है लोड में जब आरएल की वैल्यू 5 हो, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले तो सारी वैल्यूज़ हमें पता नहीं है, इसमें 3 चीज़ें इन्होंने दी हैं। जो V1 है सोर्स वोल्टेज वो दिया है, जो V2 है वो भी दिया है और जो V3 है वो भी दिया है, ठीक है। बाकी हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक चीज़ ये होती है कि अगर हम इसका फेज़र ड्रॉ करेंगे, ठीक, तो फेज़र ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे बनेगा, मैंने एक बताया था कि सीरीज़ आरएल सर्किट है तो ऐसे ही बनता है। तो फिर भी मैं इसको बता देती हूँ, ठीक है। जब भी सीरीज़ की बात करेंगे तो मैंने क्या बोला था कि रेफरेंस में हम करंट को लेके चलेंगे, तो हमने करंट फेज़र बनाया, ठीक। उसके बाद में जो V2 है तो रजिस्टर है, तो रजिस्टर का में तो करंट और वोल्टेज इन फेस रहते हैं, इसलिए V2 इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करें अगर V3 की, तो V3 में क्या क्या है, VR है और VL है। तो VR और VL कैसे लिखेंगे, VR जो है वो तो रजिस्टर के क्रॉस ही है, मतलब ये भी इन फेस विद करंट रहेगा, तो इसमें आ जाएगा इन फेस विद करंट, ठीक है। और जो VL है वो क्या करेगा, इंडक्टर की बात जब हम करते हैं तो करंट लैग करती है 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है 90 डिग्री, तो इससे 90 हम VL बनाएंगे, ठीक है। तो VR VL का रिजल्टेंट जो होगा वो V3 हो जाएगा, ठीक। और V3 और V2 का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो V1 हो जाएगा, ओके। मतलब ऐसे था V1 फेज़र इज इक्वल टू V2 फेज़र प्लस V3 फेज़र। तो V2 ये मिल गया, V3 ये मिल गया, दोनों का हमने फेज़र सम किया तो हमें क्या मिल गया, V1 मिल गया, ठीक है। अब इस V1 को निकाला कैसे, V1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ इस V2 का स्क्वायर प्लस V3 का स्क्वायर प्लस 2V2 V3 cos फाई, ये दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो होता है V1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस 2V2 V3 इंटू कॉस ऑफ फाई, ये एंगल बिटवीन V2 V3 है, ठीक है। अब हमें V1 पता है, V2 पता है, V3 पता है, तो इससे कॉस फाई आ जाएगा, सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो। उसके बाद में पावर जो होती है, इन्होंने बोला था कि अगर रेजिस्टेंस की लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओम है तब पावर निकालो, तो पावर क्या होगी, VR स्क्वायर अपॉन RL, ठीक है। RL की वैल्यू 5 है, VR जो है वो क्या है, तो VR हम देखते हैं, एक मिनट रुकना है ना, ओके। तो हमें इधर रिक्वायरमेंट है VR की, तो हमारे पास देखो पावर फैक्टर हमें मिल गया cos फाई, इससे अगर हम निकालते हैं cos फाई, ठीक है। तो जो cos फाई का फॉर्मूला होता है उसके बेस पे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा VR अपॉन V3, ये VR अपॉन V3, तो इससे cos फाई मिल जाएगा। तो अब हमें देखो cos फाई पता है, V3 पता है, तो इससे VR मिल जाएगा और इसमें हम VR पुट करेंगे तो पावर हमें मिल जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि एक सर्किट ऐसा है जिसमें 2 पैरेलल ब्रांचेस हैं, तो एक में RL का कॉम्बिनेशन है, दूसरे में RC का कॉम्बिनेशन है। तो उस टाइम में हमने 2-3 चीज़ें देखी थी
कि एडमिटेंस को हम कैसे फाइंड करते हैं और इम्पीडेंस को कैसे, तो मैंने बोला भी था कि अगर याद रख सको तो याद रख लेना, नहीं तो फिर हम लोग उसको फाइंड करेंगे। तो अगर हम y1 की बात करेंगे तो y1 क्या हो जाएगा, z1 की बात करते हैं पहले, ठीक है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो z1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, r1 प्लस jxl, ये वाला है ना। तो जो y1 होगा वो 1/z1 होगा, 1/r1 प्लस jxl होगा। फिर इसका रेशनलाइजेशन हम करते हैं ऐसे, फिर इसको सॉल्व करते हैं तो पूरा बन के आ रहा था। तो बार बार हम ये नहीं करेंगे, हमें याद ये रखना है कि ऐसे जब भी है तो जो y1 है उसको हम क्या लिखते हैं, z माइनस jbl लिखेंगे, क्योंकि rl है, ठीक है। तो ये होगा, तो g जो होगा वो r1/r1 स्क्वायर प्लस ऑफ xl स्क्वायर होगा, तो bl जो होगा वो xl/r1 स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर होगा। मतलब इसको आगे ही सॉल्व किया तो ही आया ये, ठीक है। तो ये g की वैल्यू है r1/r1 स्क्वायर प्लस xl स्क्वायर, तो हमने वैल्यूज़ रखी, ये आ गया। ओके, अच्छा हाँ, ये अब लगेगा आपको कि l जो है वो 1 हेनरी दिया है और हमें चाहिए क्या, xl। तो xl क्या होता है, ओमेगा l, ओमेगा की वैल्यू साइन ओमेगा t है, इसे साइन ओमेगा t इक्वल टू साइन t दिया है, तो ओमेगा की वैल्यू इधर से हमें क्या मिल गई, 1, तो ये 1/1, तो ये 1 आया, ठीक। अब ये सारी वैल्यूज पुट की तो 1/2 आया। ये ओम नहीं होगा, महो होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का इन्वर्स है, ठीक है। ऐसे ही हम VL में ये निकालेंगे तो ये भी ऐसे ही होगा। अब इसको हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस j1/2। अब ऐसे ही हम लोग सेकेंड के लिए लिखेंगे, लेकिन सेकेंड में हमें दिख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है, तो एडमिटेंस जो होगा वो JBC होगा, दैट इज j ओमेगा C होगा, दैट इज JC, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू तो 1 है। अब ओके, इसमें हमें करना क्या था, कैपेसिटर ही फाइंड करना था, कैपेसिटर की वैल्यू नहीं दी है। तो जो टोटल वाई होगा, टोटल एडमिटेंस होगा वो y1 प्लस y2 होगा। y1 हमने इधर से फाइंड किया और y2 हमने ये लिखा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, रियल टर्म को अलग किया, इमेजिनरी टर्म को अलग किया। उसके बाद में हम इससे अगर cos थीटा निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी टर्म g/बाय होता है, ठीक है, मतलब रियल वाला टर्म अपन ये बाय, ये होगा, ठीक है। ये आया ऐसे, ये जैसे आता था ना, एंगल निकालते थे इसमें, एक सेकेंड है ना, ऐसे रहता था, ये G और ये B और ये बाय, ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो cos थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, g/बाय हो जाएगा, ठीक। तो अब क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि इस नेटवर्क में हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है और पावर फैक्टर जो है 0.8 लैगिंग है, तो cos थीटा को हमने 0.8 रख दिया और इसमें g की वैल्यू 1/2 रख दी, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेते हैं बाई की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद में इससे हमें, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। ओके, अब इसमें जो बात है कि C की 2 वैल्यू आ रही है, 7/8 और 1/8, तो कौन सा आंसर होगा हमें ये देखना है। तो इन्होंने बोला है कि लैगिंग पावर फैक्टर है, लैगिंग पावर फैक्टर है मतलब इंडक्टिव इफेक्ट है, जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज़्यादा है, यानी कि VL ज़्यादा हुआ VC से। VL क्या था, 1/2 था और VC क्या था, C था, मतलब 1/2 ग्रेटर होगा C से। C की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1/2 होगी। तो अब इन दोनों में से देखो कौन सा लेस देन, ये तो 7 टाइम्स है, ये जो है लेस देन 1/2 है, 1/8, तो आंसर क्या होगा, 1/8 होगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं RMS वैल्यू की और एवरेज वैल्यू की। तो RMS वैल्यू जो होती है वो कैसे डिफाइन करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द वेव फॉर्म, उस बेसिस पे डिफाइन करते हैं। उसमें होता क्या है कि अगर हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट पे, है ना, जैसे इधर ये अप्लाई किया, तो जो हीट डिसिपेशन होता है जब हम AC सप्लाई दे रहे हैं उस केस में, तो जो हीट डिसिपेशन होता है और सेम सोर्स, सेम सर्किट को जैसे R लिया तो सेम ही रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम DC अप्लाई करते हैं तो जो हीट डिसिपेशन होता है वो दोनों में सेम होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, RMS वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। ओके, और RMS वैल्यू होते हैं सेम टाइम में। अब RMS वैल्यू निकालते कैसे हैं, अंडर रूट ऑफ 1/टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t,
एफ ऑफ टी का स्क्वायर डी टी, जो भी फंक्शन होगा उसका स्क्वायर इंटू डी टी। ठीक है, क्या आएगा अगेन वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी फंक्शन का स्क्वायर इंटू डी टी। ओके, ये तो हुआ आर एम एस। अब हम बात करते हैं एवरेज वैल्यू की। तो एवरेज वैल्यू जो है वो काय पे बेस्ड है, चार्ज ट्रांसफ़र पर। ठीक है, तो वो वोल्टेज जिस पे चार्ज ट्रांसफ़र जो होता है एसी सर्किट में, है ना, वो इक्वल रहता है चार्ज ट्रांसफ़र इन द डीसी सर्किट। जैसे हम वहाँ बात कर रहे थे सेम ऐसे ही कि सेम सर्किट होगा लेकिन उसमें पहले हमने एसी सप्लाई दी थी फिर डीसी सप्लाई दी थी, तो उसमें जो चार्ज ट्रांसफ़र होंगे वो सेम होंगे और उसको हम क्या बोलते हैं कि एवरेज वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, ओके, बस ये है कि दोनों में जो सर्किट में रजिस्टर वगैरह होंगे वो इक्वल होने चाहिए। ओके, और सेम टाइम के लिए दोनों सर्किट ऑपरेट कराए। जैसे 1 मिनट के लिए एसी सोर्स को लगा के हमने ऑपरेट कराया तो 1 मिनट के लिए डीसी सोर्स को लगा कर भी हम लोग उसको ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, अब आरएमएस जैसे हमने लिखा था वैसे एवरेज के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो एवरेज में क्या होता है कि अनसिमेट्रिकल है अगर, तो अनसिमेट्रिकल के लिए एवरेज वैल्यू क्या होती है 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी वी ऑफ टी डी थी। ठीक है, ये होती है अनसिमेट्रिकल के लिए। अब सिमेट्रिकल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो देखो सिमेट्रिकल का मतलब कि जैसे पॉजिटिव में बन रही वैसे ही सेम नेगेटिव में बनेगी। ठीक है, वो होती सिमेट्रिकल। लेकिन अनसिमेट्रिकल में क्या है, ये देखो पॉजिटिव में बना अगेन पॉजिटिव में बना, नेगेटिव तो नहीं बना ना सेम, तो वो अनसिमेट्रिकल है। जैसे ये है तो ये सिमेट्रिकल है। तो अब सिमेट्रिकल में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। एवरेज वैल्यू जो है वो ज़ीरो होती है अगर फुल साइकिल की बात करें तो, लेकिन अगर हाफ साइकिल की बात करें तो 1/t/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t/2 वी ऑफ टी डी टी हो जाएगा। मतलब टाइम पीरियड को हमने हाफ ले लिया। तो वैसे अगर हम बात करें सिमेट्री के बेस पे फुल साइकिल के लिए, जैसे ये फुल साइकिल है तो इसके लिए तो एवरेज वैल्यू ज़ीरो होती है। लेकिन अगर हम फाइंड करने को बोलते हैं तो हाफ के लिए फाइंड करते हैं, तो उसमें टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है। ठीक, ओके। अब अगर ये स्क्वायर वेव है ना, तो इसमें क्या होगा, ये सिमेट्रिकल है क्योंकि जैसे ही A1 का एरिया अगर हम A1 एरिया निकालें तो 5 × 2 आएगा, दैट इज़ 10 आएगा। और सेम ये क्या है, ये डिस्टेंस जो है वो 5 है और ये 2 है, तो 5 × -2 दैट इज़ -10 आएगा। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हम अलग अलग वैल्यू लिखेंगे और ये याद रखनी है। तो जैसे हम ना एक साइनसोडियल वेव बनाई हमने जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, उसमें हम एवरेज और आरएमएस की बात करेंगे। तो उसमें जो आरएमएस वैल्यू होगी वो पीक वैल्यू अपॉन √2 होगी। पीक वैल्यू ये है VM। ठीक है, तो पीक वैल्यू है √2 होगी इसमें। और अगर एवरेज की बोलें तो सिमेट्रिकल लेते हैं हम तो 0 होना चाहिए, लेकिन एवरेज इसमें हम फुल वेव के लिए 2Vm/π लेते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर हमने सेम साइन वेव लिया लेकिन हमने ये बोल दिया कि वो पाई से ही रिपीट होने लगा, तो इसके लिए आरएमएस वैल्यू जो होगी वो तो Vm/√2 ही होगी। एवरेज वैल्यू जो होगी वो 2Vm/π होगी। ठीक, और अगर हमने थर्ड वेव फॉर्म बनाया जिसमें क्या था, पॉजिटिव साइकिल के लिए तो मिल रहा था, नेगेटिव के लिए 0, अगेन पॉजिटिव के लिए रिपीट हो रहा था, तो इसमें जो आरएमएस वैल्यू होगी ये हाफ वेव जैसे हाफ साइकिल बनी, इसमें मतलब इनपुट की एक साइकिल के लिए हाफ साइकिल मिल रही है, तो इसमें जो आरएमएस वैल्यू होगी Vm/2 होगी और एवरेज वैल्यू जो होगी वो Vm/π होगी। ओके, अब अगर एक स्क्वायर वेव है तो उसमें आरएमएस वैल्यू तो Vm होगी और एवरेज वैल्यू जो है वो भी Vm होगी, लेकिन सिमेट्रिकल है तो हम 0 लेते हैं। ठीक, ओके। और अगर ये हमने बनाए स्क्वायर वेव भी है लेकिन हाफ है, ठीक है, पूरी कंप्लीट नहीं ले रहे हैं, हाफ है, तो इसमें आरएमएस क्या होगी Vm/√2 होगी और एवरेज वैल्यू Vm/2 होगी। और अगर एक ट्रेंगुलर वेव बनाई, ठीक है, और वो जस्ट एक साइकिल के बाद ही रिपीट हो रही है, ऐसे ये बनाया फिर अगेन रिपीट हो रही है, तो आरएमएस वैल्यू Vm/√3 होगी, एवरेज वैल्यू Vm/2 होगी। और अगर एक और ट्रायंगुलर वेव बनाई जो कि ऐसे नीचे ना आके ऐसे रैंप के जैसे ही जाएगी और आएगी, तो उसके लिए भी आरएमएस वैल्यू Vm/√3 होती है और एवरेज वैल्यू Vm/2 होती है। ठीक, तो ये आपको याद रखनी है। 4 ये हैं और 3 इधर थी तो 7 हैं। ये आपको इसकी एवरेज और आरएमएस याद रखनी है, अदरवाइज़ फार्मूला लगा के निकालने में टाइम लगता है। ओके,
अब अगर हम बात करते हैं कि ओके, तो अब हमने ये क्वेश्चन लिया वी ऑफ टी इक्वल टू वी नॉट प्लस वी वन साइन ओमेगा टी प्लस वी थ्री साइन थ्री ओमेगा टी, और इसमें उन्होंने बोला कि एवरेज और आर एम एस वैल्यू फाइंड करो। तो जब भी इस टाइप की इक्वेशन लिखी होगी तो एवरेज वैल्यू तो सीधी सीधी डी सी होती है और कांस्टेंट होता है, तो वी नॉट हमें दिख ही रहा, तो एवरेज वैल्यू तो ये आ जाएगी। अब अगर आर एम एस निकालना है तो आर एम एस निकालने के लिए होता क्या है, अंडर रूट ऑफ इसकी आर एम एस स्क्वायर प्लस इसके आर एम एस स्क्वायर प्लस इसकी आर एम एस स्क्वायर, जितने भी टर्म हैं उन सबका आर एम एस निकाल के स्क्वायर करके ऐड करते हैं विद द अंडर रूट। तो इसमें क्या होता है, इसकी आर एम एस स्क्वायर तो वी नॉट स्क्वायर ही होगी, क्योंकि ठीक है ये हो जाएगा। और उसके बाद में इसकी अगर बात करें तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू दी है, पीक वैल्यू दी है, आर एम एस क्या होती है मैक्सिमम बाय रूट टू, तो ये वी वन बाय रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस सेम ऐसे ही वी थ्री बाय रूट टू का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये अगर इनमें सेम फ्रिक्वेंसी होती, जैसे इधर भी ओमेगा है इधर भी ओमेगा है, तो इनको हम पहले ऐड करते उसके बाद करते, ठीक है। तो ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए डायरेक्ट हम लगा सकते हैं फॉर्मूला, ओके। अब अगर एक और क्वेश्चन दिया है, ये है जिसमें वी नॉट प्लस वी वन साइन थ्री ओमेगा टी प्लस फाइव टू प्लस थ्री वी थ्री साइन थ्री ओमेगा टी माइनस फाइव वन। अब अगर सीधे सीधे थ्री ओमेगा टी होता तो हम इसको ऐड कर सकते थे, लेकिन इसमें फेस शिफ्ट है, इसमें फाइव टू का इसमें माइनस फाइव वन का है, तो हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको अगर हम उसमें पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, वी वन एंगल ऑफ फाइव टू, इसमें वी थ्री एंगल ऑफ माइनस फाइव वन। तो दोनों का अगर हमने लिखा तो हमने ऐसे लिख दिया कि जब इनका फेजर सम हो रहा है तो वी आ रहा है इनका, मतलब हम इनको सम करेंगे सॉल्व करने के बाद, तो हमने ऐसे मान लिया कि इसमें कुछ मैग्नीट्यूड आएगा जैसे हमने वी बोल दिया, और इसका कुछ फेस आएगा जैसे हमने फाइव बोल दिया, ठीक है। तो ये आ गया, तो वी ऑफ टी जो है वो क्या बन गया, वी नॉट प्लस वी साइन थ्री ओमेगा टी प्लस फाइव बन गया। तो अब आर एम एस वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस दिस बाय रूट टू का स्क्वायर, ठीक। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जो दोनों डायोड हैं वो आइडियल है, और जो अमीटर है वो क्या कर रहा है, रीड कर रहा है एवरेज वैल्यू को, तो हमें अमीटर की रीडिंग निकालनी, ठीक। आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है कि ओके, आइडियल डायोड है तो पॉजिटिव साइकिल के लिए देखेंगे और नेगेटिव साइकिल के लिए कि किस में कैसा बिहेवियर रह रहा है, और इन्होंने बोला कि ये एवरेज करंट को रीड कर रहा है तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सप्लाई जो दी है वो 470 दी है, ठीक है। तो 470 तो ऐसे बनेगी वेव फॉर्म, 4 क्या है पीक वैल्यू है, तो प्लस 4 टू माइनस 4 आएगा। अब अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं तो इधर जो होगा टर्मिनल प्लस होगा, इधर भी प्लस होगा, तो डायोड डायोड जो है बेसिकली होता क्या है, अगर डायोड ये ऐसा है तो अगर इसको हम पॉजिटिव देंगे इसको नेगेटिव, मतलब इस वाले टर्मिनल को पॉजिटिव देंगे तब ये ऑन होगा, तो इसे हम क्या करेंगे शॉर्ट कर देंगे, और अगर हम इसको नेगेटिव देंगे इस वाले टर्मिनल को, इसको पॉजिटिव, तो ये ऑफ होगा, दैट इज़ इसको हम क्या कर देंगे ओपन कर देंगे, ठीक है। अभी के लिए याद रखो, जब एनालॉग पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर प्लस है तो इधर प्लस होगा इधर भी प्लस होगा, तो ये तो ऑन रहेगा लेकिन ये ऑफ रहेगा। तो वही बात की है कि D1 जो है वो ऑफ रहेगा, रिवर्स वाइज में रहेगा D1, D2 जो है वो फॉरवर्ड वाइज में रहेगा, दैट इज़ ऑन रहेगा। तो अब जब ये रहे ऑफ हो जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा, तो सर्किट बचेगा सिर्फ इतना, जब इतना सर्किट बचा हमने वो बनाया, इसको शॉर्ट से रिप्लेस कर दिया। अब जो आई है वो क्या होगी, वी ऑफ टी अपॉन 10 के, ठीक है। आई क्या होगी, वी अपॉन 10 के होगा। और एक और चीज़, जैसे हम लोग अगर अमीटर और करंट सोर्स होता है तो करंट सोर्स को हम उसमें केवीएल नहीं अप्लाई कर पाते हैं क्योंकि उसका वोल्टेज हमें पता नहीं होता है। और ये जो है अमीटर, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे जो अपना क्या बोलते हैं एम्पियर, ओके। तो जो अमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल वो ज़ीरो होता है, ठीक है। और अगर हमारा होता है करंट सोर्स तो उसका इन्फाइनाइट होता है, लेकिन अमीटर का क्या होता है ज़ीरो होता है, इसलिए इसके क्रॉस जो ड्रॉप होगा V इक्वल टू IR वो ज़ीरो होगा, इसलिए हमने इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो ज़ीरो मान के सीधा I को कैसे लिख दिया, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस R, है ना। तो ये आ गया 4/10 के, तो 470/10 के, तो ये आ जाएगा 0.470 मिली एम्पियर।
अब उसके बाद में सेकंड कंडीशन में बात करते हैं नेगेटिव साइकिल के लिए, इस वाले साइकिल के लिए। तो ये माइनस टर्मिनल होगा, ये भी माइनस टर्मिनल होगा, तो ये वाला ऑफ होगा, ये ऑन होगा, तो इसको हम ओपन कर देंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। सर्किट जो फॉर्म होगा वो ऐसे फॉर्म होगा। तो अब हमें तो एवरेज करंट निकालनी थी अमीटर की, तो लेकिन इसमें कोई करंट जा नहीं रही है, तो इधर आई ऑफ टी जो होगा वो 0 होगा। उसके बाद हम आई ए जो है उसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो उसमें साइन वेव मिल रही है, लेकिन नेगेटिव में 0 है। इसकी एवरेज वैल्यू जो है हमने जस्ट अभी देखी थी कि अगर हाफ वेव बनी है तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, पीक वैल्यू बाय पाई। तो इसकी पीक वैल्यू क्या है 0.4 बाय पाई मिली एम्पेयर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आंसर। उसके बाद इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि इस नेटवर्क में हमें रीडिंग निकालनी है अमीटर की और पावर फैक्टर निकालना पूरे सर्किट का। तो इस अमीटर की रीडिंग निकालनी और पावर फैक्टर निकालना सर्किट का। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये है कि दोनों सोर्स दिए हैं, डीसी सोर्स भी दिया और एसी सोर्स भी दिया। तो अब दोनों सोर्स के लिए अलग अलग हम लोग बात करते हैं। तो देखो, जब बेसिक की जो क्लास की थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो इंडक्टर है वो डीसी सोर्स के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह एक्ट करता है और जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है। तो अब हम करेंगे क्या कि पहले डीसी सोर्स को लगा के सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, फिर एसी सोर्स लगा के। तो पहले हम डीसी सोर्स को लेके चल रहे हैं और मीटर तो एज इट इज़ रहेगा दोनों में, लेकिन डीसी सोर्स की बात कर रहे हैं तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। इंडक्टर को हमने शॉर्ट ले लिया, 1 ओम आया, ये आ गया। तो आई डीसी जो आएगा वो 4/1 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम एसी सोर्स की बात करेंगे तो उसमें इंडक्टर और रेजिस्टर इनको तो कंसीडर करेंगे ही। तो इंडक्टर का जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा एक्सएल वो होगा ओमेगा एल। एल की वैल्यू 1 है और ओमेगा की वैल्यू साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा की वैल्यू भी 1 है, तो ये 1 ओम आ गया। अब जेड जो होगा वो क्या हो जाएगा, आर प्लस जे एक्सएल, दैट इज़ 1 प्लस जे 1। इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √1² प्लस 1² दैट इज़ √2। एंगल जो होगा tan इनवर्स 1/1 दैट इज़ 45 डिग्री, तो ये आ गया √2 एंगल 45। ओके। अब आई ए सी जो निकालेंगे वी ऑफ टी अपॉन जेड आएगा, क्योंकि जब ए सी की बात करेंगे तो जेड लेंगे। ठीक है, तो साइन टी बाई √2 45, तो 1/√2, तो ये है साइन ऑफ टी -45 हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ टी अभी इसके साथ एंगल 0 था। ठीक है, तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। पहले ही बताया था कि अगर दो कॉम्प्लेक्स में रहते तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो साइन ऑफ टी -45 डिग्री हो गया। ओके, अब हमें एक डीसी मिल गई, एक एसी, तो टोटल जो करंट आई वो क्या आ गई 4 + 1/√2 साइन टी -45। तो अगर आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा √ऑफ डीसी का स्क्वायर प्लस ऑफ आरएमएस का स्क्वायर। इसमें डीसी है तो 4 ही रहेगा और इसमें आरएमएस क्या हो जाएगी मैक्सिमम बाय √2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगी करंट। ओके, उसके बाद में हमें निकालना है पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जो होता है वो एक्टिव पावर अपॉन अपेरेंट पावर होता है। एक्टिव पावर हो जाएगी IRMS² इंटू आर और अपेरेंट पावर होती है VRMS इंटू IRMS। तो देखो ये जो ऐसे ट्रायंगल बनता था, ये P होता था, ये Q होता था और ये होता था S। ये है रियल पावर और इसी को बोलते हैं एक्टिव पावर, और ये है रिएक्टिव पावर और इसको बोलते हैं अपेरेंट। ठीक है, तो ये जो P है वो होता है IRMS² R या फिर VRMS² अपॉन R, और जो Q है वो क्या हो जाता है VRMS² अपॉन XL। ठीक है, या फिर IRMS² इंटू XL, मतलब R की जगह XL आ जाता है, और अगर Q है मतलब कैपेसिटर है तो XC आ जाएगा। सेम ऐसी अपेरेंट पावर VRMS इंटू IRMS होती है। ओके, तो यही है। तो इधर से PYS तो IRMS² R अपन VRMS RMS IRMS, तो ये आ गए वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो इसमें हमने IRMS निकाला था, अब VRMS फाइंड कर लेंगे। तो VRMS क्या होगा, VRMS 1 का स्क्वायर प्लस VRMS 2 का स्क्वायर, तो 4 ही है क्योंकि पहले केस में तो DC है, दूसरे में AC है, तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा, बस वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पावर की। तो कॉम्प्लेक्स पावर की बात कर रहे हैं तो हमने मान लिया कि RL लोड की बात की, तो VRMS जो होगा वो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ V
और एंगल उसका तो हमने अल्फ़ा मान लिया, IRMS जो हमने लिया, आई का मैग्नीट्यूड और एंगल बीटा। एस होता क्या है, कॉम्प्लेक्स पावर जो होती है, इसी को अपेरेंट पावर बोलते हैं, लेकिन वो मैग्नीट्यूड होता है उसमें। लेकिन जो हम बात करते हैं एस, वो कॉम्प्लेक्स पावर होती है, ठीक है। तो एस क्या, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होगी, VRMS IRMS। तो हमने इधर पे वैल्यू पुट की दोनों की, तो हमें क्या मिला, ये हमने देखा था कि जब दो ऐसे पोलर फॉर्म में है उनका मल्टीप्लिकेशन होता है तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और फेस जो है वो सम हो जाता है। तो एस जो है कॉम्प्लेक्स पावर वो आ जाएगी mod V mod I एंगल ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखो अब ये गलत है, ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम इसको बाय फेजर ड्रॉ करेंगे तो क्या बनेगा। अब देखो, या तो सीरीज बात करते थे तो करंट को हम लोग रेफरेंस लेते थे, और अगर हम पैरेलल बात करते थे वोल्टेज को रेफरेंस लेते थे। लेकिन इधर सिर्फ RL बोला है, सीरीज पैरेलल कुछ नहीं बोला है, तो हमने ये ज़ीरो रेफरेंस बनाया। उसके बाद हमने बोला है कि जो आई है उसका एंगल क्या है, बीटा है, तो हमने ये आई को ड्रॉ कर दिया। अब हम RL लोड की बात कर रहे हैं तो L आ गया, मतलब करंट लैगिंग होगी, लेकिन सिर्फ L होता तो करंट एग्जैक्टली 90 डिग्री लैग करती बाय वोल्टेज, लेकिन ये RL का कॉम्बिनेशन है इसलिए लैग तो करेगी लेकिन नॉट एग्जैक्टली 90 डिग्री, उससे कुछ कम होगा, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया कि V का जो एंगल है वो अल्फ़ा है, लेकिन करंट लैग करेगी तो वोल्टेज बाद में बनेगा, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है, ठीक है। तो ये बन गया V, उसका एंगल है अल्फ़ा। तो अब V और I के बीच का एंगल जो है इसके हिसाब से अल्फ़ा माइनस बीटा आ रहा है, ठीक है। तो जो S होता है वो होता ही है mod V mod I, और एंगल जो होगा वो अल्फ़ा माइनस बीटा होगा। इसीलिए हम जब कॉम्प्लेक्स पावर लिखते हैं तो VRMS IRMS नहीं लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स पावर हमेशा VRMS IRMS कॉन्जुगेट होती, इसीलिए होती है क्योंकि उसका एंगल जो है बाय फेजर जब हम ड्रॉ करते हैं तो माइनस में आता है, लेकिन अगर हम VRMS IRMS लेंगे तो ये जो है प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये गलत है, तो इसलिए हम लोग एस को हमेशा जो कॉम्प्लेक्स पावर है VRMS IRMS कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। अब अपेरेंट पावर जो होती है मैग्नीट्यूड होती है इसका, तभी तो अपेरेंट पावर को मैंने जस्ट अभी बताया था कि VRMS IRMS लेते हैं तो वो मैग्नीट्यूड होता है, इसलिए इसको VRMS IRMS लिखते हैं। तो अपेरेंट पावर क्या हो जाएगी, mod V mod I, एंगल होगा कुछ थीटा, ठीक है। तो अब हम अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो इनका मैग्नीट्यूड इंटू ई पावर जे थीटा आएगा। ई पावर जे थीटा को कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा लिखते हैं, इससे हमने रियल टर्म सेपरेट किया और इमेजनरी टर्म सेपरेट किया, तो एस जो है वो पी प्लस जे क्यू बनी, मतलब अपेरेंट पावर जो है वो क्या है, एक्टिव पावर प्लस में जे टाइम्स ऑफ रिएक्टिव पावर है, ओके। अब इस एक क्वेश्चन है सॉल्व करना है, तो उसमें बोला है कि वोल्टेज अक्रॉस द लोड जो है वो इतना दिया हुआ है 60 cos ओमेगा टी माइनस 10, और जो करंट थ्रू द लोड है वो कितनी दी है, इन द डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप वो दी है 1.5 cos ओमेगा टी प्लस 50 डिग्री। तो फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स पावर, अपेरेंट पावर, रियल और रिएक्टिव पावर। तो देखो अब हमने पहली बात की थी कि जब भी हम AC की बात करेंगे तो हम लोग बेटर होगा कि उसको RMS फॉर्म में लेके चलें, मतलब मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में लेके चलें, पोलर फॉर्म में। तो ये ऐसे दिया है 60 एट एन एंगल cos ओमेगा टी माइनस 10 डिग्री, तो हम इसको उसमें लिख देंगे पोलर फॉर्म में। तो ये पीक वैल्यू है तो RMS आएगी इधर, तो पीक बाय √2 एट एन एंगल ऑफ माइनस 10 डिग्री। सेम इसको भी लिखेंगे पीक वैल्यू अपॉन √2 एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है, V I कॉन्जुगेट, तो V तो ऐसे ही रहेगा, I कॉन्जुगेट जब होगा तो इसका एंगल मैग्नीट्यूड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंगल बस चेंज हो जाएगा, तो एंगल जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसको हमने जो सॉल्व किया दिया आया, ठीक हो गया। अब अपेरेंट पावर क्या होती है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो मतलब 45 जो वो अपेरेंट पावर है। अब अगर हम कॉम्प्लेक्स पावर को ऐसे लिखें कि 45 एंगल ऑफ माइनस 60, तो इसको हम क्या करेंगे, 45 तो है ही, इसको cos 60 माइनस जे साइन 60 लिख देंगे, क्योंकि ये है क्या, ये ऐसे ही है ना r ई पावर जे थीटा, तो मतलब ये r की वैल्यू तो 45 है और ई पावर माइनस जे 60 है, ठीक है। तो इसको cos 60 माइनस जे साइन 60 लिख दिया। अब उसके बाद में cos 60 1/2 होता है और साइन 60 √3/2 होता है, तो ये आया, दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 45 से तो ये आ जाएगा। अब इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे, एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू, तो पी जो है वो रियल पावर है, क्यू जो है रिएक्टिव पावर है, तो रियल पावर, रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, कॉम्प्लेक्स पावर, सारी पावर्स फाइंड होगी। अब इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं रिस्पॉन्स दूंगी। और ये है कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग वो होगा थ्योरम्स का, ठीक।
तो बाकी सारे जो वीडियोज़ हैं वो देख के रिवाइज़ करिए तो सारा समझ में आएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।